नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज के इस विषय पर हम चर्चा करेंगे उपचुनाव के रंग, यानी कि उपचुनाव में जो अलग अलग रंग दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के देखने को मिले हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। चुनाव की तैयारी अब पूरी हो गई है, अब जनता की बारी है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान होगा। किसे जनता अपना वरदान देने वाली है? जनता को साधने अलग अलग जतन करती पार्टियां दिखी हैं। वार पलटवार का दौर भी इस दौरान देखने को मिला। सवालों के घेरे में भी एक दूसरे को जमकर घेरा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव आखिरी दिन दिग्गजों ने अपना आखिरी दाव खेला। बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग अंदाज भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी इस दौरान अलग अंदाज देखने को मिला। जनसभाओं के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। चौपालों के साथ ही निर्धनों के यहां भोजन किया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी रैगांव में सभा ली। कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से भी संवाद किया। वहीं बात करें अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, तो वो भी एक्शन में दिखे। कांग्रेस पर वार करने के साथ ही बूथ पर संगठन को मजबूत करते दिखे। पीसीसी चीफ कमलनाथ की अगर हम बात करें तो उनके भी इस बार सख्त तेवर देखने को मिले हैं। सरकार से 16 सालों का हिसाब मांगते नजर आए। कमलनाथ के अलावा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी रण में उतरे। कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट भी इस बार मैदान में नजर आए। आज भी उनकी कई खंडवा के क्षेत्रों में चुनावी सभाएं थी। जनता से रूबरू हुए। महंगाई समेत पेट्रोल, डीजल और अन्य मुद्दों पर जनता का साथ मांगा। 30 अक्टूबर को जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। 2 नवंबर को आएगा जनता का जनादेश। तो लगभग तैयारी अब पूरी हो गई है। 5 बजे भी चुनावी शोर थम जाएगा। इस दौरान अलग अलग रंग नेताओं के देखने को मिले हैं। तमाम दिग्गजों की बात करें, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की, यहां पर सभी की तैयारी मजबूत नजर आई और सभी के अलग अलग यहाँ पर सभी की जुदा अंदाज देखने को मिले हैं। चलिए आपको मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी नेता जुड़े हैं, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, साथ ही योगीराज योगेश वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आईएनडी 24 में। तो सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी के पास जाना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से देखा जाए इतने दिनों से लगातार चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है, आज कहीं ना कहीं देखा जाए अब चुनावी शोर कुछ थमता हुआ नजर आएगा। 5 बजे के बाद ये चुनावी प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर इस उपचुनाव के रंग की, तो इस बार नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिले हैं। यानी कि जनता के बीच अच्छी पैठ जमाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने की है। कैसे देखते हैं सर इस उपचुनावी रंग को? नहीं, देखिए ये बात तो है कि कोई भी इन चुनावों को अपने हाथ से ऐसे ही नहीं गवा देना चाहती। और दोनों ही राजनीतिक दलों के हिसाब से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस यदि इसमें बढ़त प्राप्त करती है तो उसको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा आने वाले 2023 के चुनाव के लिए। और बीजेपी सीटों को रिटर्न करना चाहती है ताकि उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल जो अभी तक बरकरार है वो आगे भी जारी रहे। तो दोनों ही दलों ने अपनी भरसक कोशिश की है और पूरी ताकत एक तरह से जिसको कहते हैं झोंक दी। और इस चुनाव में तो बड़े विचित्र विचित्र हमने रंग देखे। जो लोग कभी सड़कों पर नहीं आते थे वो आदिवासियों के साथ डांस करते नजर आए और डांस करने में कोई भी पीछे नहीं आए। बड़े से बड़े नेता आदिवासियों के साथ नृत्य में समय बांधते नजर आए। इसी प्रकार कोई रात में नाइट रुक रहा है, किसी दलित क्या रुक रहा है, कोई किसी आदिवासी क्या रुक रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई मौका किसी भी राजनीतिक दलों ने गंवा देना उचित नहीं समझा जिससे उनके वोट प्रभावित होते हैं। वो हर संभव प्रयास किए। और वैसे मेरे हिसाब से क्या पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखा जाए तो हर राजनीतिक दल ऐसे प्रयास करते और करना भी चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में आए तो डेफिनेटली चुनाव जीतने के लिए आए। तो कोई भी राजनीतिक दल इन मौके को हाथ से गंवाने देना नहीं चाहता, इसलिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। गोविंद मालू जी, आपके पास आना चाहूंगी। आज चुनावी शोर भी थम जाएगा। 5 बजे के बाद प्रचार प्रसार कम हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो
क्या पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई है बीजेपी की? जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी क्षेत्र में रैगांव में डटे रहे, प्रतिमा बागरी के लिए वो खड़े रहे और घर घर जाकर उन्होंने जनसंपर्क करने की भी कोशिश की है। पूरी तैयारी कंप्लीट बीजेपी की, चुनाव जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी को कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है, जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, उनसे सरोकार भी रखते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा शरीक होते हैं। चुनाव खत्म हुए और घर चले गए ऐसा नहीं है। जहां तक जीतने का सवाल है, हम चारों सीटें बड़े अंतर के साथ जीतने जा रहे हैं। ये हम पल्स रेट जो जनता की है, जो जनता को महसूस कर रहे हैं हम लोग, जो सरकार के काम हैं उस बिना पर, जो सरकार के कार्यप्रणाली, सुशासन और जिस ढंग से हमारे मुख्यमंत्री जी जनता से सीधा संवाद करके और उनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द में सहभागी बनते हैं, उस आधार पर हम बहुत ही आश्वस्त नहीं, हम आत्मविश्वास से भरे हैं कि हम ये चुनाव चारों एक बड़े अंतर के साथ, आपने देखा होगा पहले 28 विधानसभा के उपचुनाव में किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ये जो जिस ढंग से कांग्रेस प्रचार कर रही थी कि वो खरीद लिए, बेच गए, ये हो गया। जब तरह तरह का नरगल प्रताप जो कर रहे थे, उनको जनता ने मुंह की खिलाई और कहा कि शासन करना तुमको नहीं आता है, भाजपा से सीखो। और 50-50 हजार से, 55,000 से, 30,000 से, 25,000 जो सीटें हमने आज तक इतने अंतर से नहीं जीती, उतना जनता ने प्रतिसाद दिया। तो ये तो जनता की ये जो टेस्ट, ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जिस ढंग से मतदान के बाद जो मतलब स्वरूप निकल कर आता है, वही सच्चा और सही रिफ्लेक्शन, सही उसका दर्पण और सही उसका आकलन है। हम कहते रहें, बोलते रहें, इससे कुछ नहीं होता है। इसलिए अब जनता के बीच में जो हमारे नेता गए हैं, हम जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे बाकी लोग जा रहे हैं, तो वो जनता से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह कोई मैनेजमेंट करके चुनाव नहीं जीतते हैं, हम जीतते हैं जनता का दिल जीत कर। वो हमने किया है। ठीक है, हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपकी क्या तैयारी, आपने क्या जनता का मन दिल जीता है? जनता के हमने चुनाव की घोषणा से पहले भी जनता के हर मुद्दे को हमने सड़कों पर लड़ा है कि जनता ने बेहतर देखा है। और इस चुनाव में भी हमने निचले स्तर पर अपना कैंपेन को, इलेक्शन चुनाव अभियान को चलाया, घर घर गांव गांव गए और जनता के बीच में जाके की, बड़ी सभाएं भी की, लेकिन सबसे ज्यादा हमने नुक्कड़ सभाओं पर जोर दिया। बीजेपी से 2-3 गुना ज्यादा हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं। हमारे स्थानीय विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, छोटे बड़े सभी नेताओं ने। बड़ा मूल अंतर जो है इस चुनाव में, जो अभी तक हमने इस अभियान में, आज 5 बजे खत्म हो जाएगा, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम पे नहीं आने दिया। भारतीय जनता पार्टी ना धारा 370 बता पाई, ना आतंकवाद बोल पाई, ना हिंदू मुस्लिम बोल पाई। भारतीय जनता पार्टी को हमने इसी पर रोके रखा कि पेट्रोल क्यों महंगा है, डीजल क्यों महंगा है, क्यों महंगाई हो रही है, एलपीजी का सिलेंडर जो है वो 1000 के आसपास क्यों पहुंच गया है, बेरोजगारी का क्या मुद्दा है, कोविड से जो मौतें हुई उसका मुआवजा कब दोगे, कैसे दोगे, और ऑक्सीजन से हुई कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। ये मुद्दे हमारे उठते रहे। उज्ज्वला योजना फेल हो गई, रैगांव में मुख्यमंत्री खुद ही चूल्हे की रोटी खाते हुए दिखे। तो ये स्पष्ट होता है कि उज्ज्वला योजना जो है वो फेल हो गई। मुख्यमंत्री जो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि जनता के बीच में रहती है, एक बहन जो है आवाज लगाती रही मुख्यमंत्री को कि आप मेरी सुन लो, मेरे बेटे को मार देंगे, मेरे बेटे को मार देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी। अधिकारी उसको पकड़ के घसीट के लेके गई पुलिस और बाहर छोड़ के आ गई। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी गए, मूंदी में एक 3 साल के बच्चे की निर्मम हत्या हुई थी। हमने कमलनाथ जी गए, उस परिवार का सुख दुख बांटा।
उसके बारे में पूछा। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया। और कमलनाथ जी ने आज जितने कार्यकर्ता थे सबसे चारों क्षेत्रों में, चुनावी क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से सेल्फी ली, कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सेल्फी ली, कार्यकर्ताओं से एक एक से 1 to 1 उन्होंने चर्चा की है। और हम बहुत आगे है इस इलेक्शन कैंपेन में, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे चल रही है। यदि ये जैसे दमोह में देखने मिला था कि मंत्री जो है पैसे लेके भागते हुए मिले, अगर ऐसे कुछ कार्य प्रणाली को हमने भारतीय जनता पार्टी के अब रोक लिया और हमारे कार्यकर्ता मजबूती से बूथ पर खड़े रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी चारों चुनाव जो है बड़े अंतर से जीतने जा रही है। फिर जी इस बार भी तो कई प्रत्याशी विधायक भागते हुए नजर आए जी। इस बार भी विधायक की बात करें या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें, उन्होंने भी इस बार भी बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस का साथ छोड़ा है। देखिए जो लोग बच्चा चोर है, टॉफी दिखा के बच्चा उठाने की इनकी कला यहाँ ही नहीं है मध्य प्रदेश में। वहाँ पृथ्वीपुर में कौन चुनाव लड़ रहा है? सपा का जो कैंडिडेट था वो जो आजीवन सपा में रहा वो चला गया। मेघालय में कौन सी पार्टी के लोगों को ले रखा है इन्होंने? गोवा में कौन सी पार्टी के, गोवा गोमांतक पार्टी के लोगों को ले रखा है। जेडीएस के जो है आदमी वो चीफ मिनिस्टर है आपके कर्नाटक में, कांग्रेस का आदमी चीफ मिनिस्टर है आसाम में, लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल में जो है वो कांग्रेस का आदमी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, मालू जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता अब सिर्फ दरी उठाएंगे और जो कांग्रेस से और अन्य दलों से आयातित लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में नेता होंगे, वो मंच पे खड़े होंगे। मालू जी जैसे लोग अब झाड़ू लगाएंगे। ये पार्टी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, सब नालायक हो। वो तो कह ही चुके कि सब नालायक हो। तो जब उनके प्रभारी कह चुके तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में है, कहाँ है, ये भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं, इसका जवाब हम खुद गोविंद जी से ही लेंगे, मेरा उचित नहीं होगा। गोविंद जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, प्रदेश की हालत और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल हालात में बहुत अंतर है। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है। यहाँ पर तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन जाता है, पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। इसलिए हम इस बात की चिंता नहीं करते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जो काम करेगा वो आगे जाएगा। इसलिए जो मुद्दों की बात की हमारे मित्र ने, क्या कांग्रेस अब आतंकवाद को मुद्दा नहीं मानती? बोले कांग्रेस आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं था, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं था। निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं होता है, लेकिन यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हत्या की जा रही है, पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो क्या यहाँ पर वो मुद्दा नहीं बनेगा? इसमें कौन सा हिंदू मुस्लिम हो जाए? अमेरिका में तो एक सनातन माह मन रहा है हिंदू धर्म का, और हम हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अगर भारत में अल्पसंख्यकों पर यदि कोई कुछ करता है तो पूरा विश्व उस पर संज्ञान लेता है और उसको आलोचना करता है। क्या यहाँ के अल्पसंख्यक भाई वहां पर के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर यदि नहीं बोलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम होता है और होगा। इसलिए ये भारत की संस्कृति अस्मिता और उसका सभ्यता का सवाल है, ये व्यक्ति का नहीं है। और इसलिए मुद्दा अपने आप हो जाता है। कौन कहता है तुष्टीकरण करेंगे तो मुद्दा बनेगा? तो कांग्रेस के इन सारे मुद्दों को दरकिनार करके हमने विकास और सुशासन पर इस चुनाव को केंद्रित रखा। कांग्रेस ने अनर्गल पर लाभ किया और फिजूल की बातें की, बिलो दी बेल्ट वार किए। हमने स्तरीय चुनाव लड़ा है, इसलिए जनता का प्रतिसाद हमें मिलेगा। मालू जी एक सवाल और, यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दों की बात हो रही है, कांग्रेस ने इस बार महंगाई मुद्दा जमकर उठाया है, कहा जनता के बीच वही मुद्दा भी लेकर भी गई है। देखिए, महंगाई से और बेरोजगारी से कांग्रेस का कैसा रिश्ता रहा है पूरा देश जानता है। इसलिए कसाई के मुंह से राम राम शोभा नहीं देता। जिस ढंग से जनता भी जानती है कि कोविड काल के बाद पूरे वैश्विक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य क्या हुआ और सरकार ने कितना नियंत्रण किया तिलहन में, दालों में, तेल में और
बाकी सब चीजों में, तो ये वैश्विक स्थिति पर यदि कहीं कोई मूल्य बढ़े तो कम भी हुए हैं। इतना उस पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बाद जनता भी समझती है कि सरकार सजगता से काम कर रही है, सरकार जमाखोरी मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई कर रही है और जनता को राह दे रही है। कोई भी मुद्दा आप उठाएं, यदि जनता को छुएगा, जनता उससे उसका तादात्म्य होगा, तभी फलीभूत होगा। ये चुनाव के परिणाम बता देंगे आपको चारों। योगीराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से देखा जाए, चुनावी रंग की हम बात कर रहे हैं, उपचुनावी रंग की अलग अलग बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अलग अलग घरों में भोजन करते हुए देखा है, चाय पीते हुए देखा है, सीधे जनसंपर्क करते हुए देखा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो आज कांग्रेस की ओर से भी तुरुप का इक्का देखने को मिला। सचिन पायलट जी खंडवा में रहे, कई जगह चुनावी सभाएं यहां पर की। तो सर, क्या सचिन पायलट जी के आने से, प्रचार में शामिल होने से क्या असर यहां पर कांग्रेस में कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए सचिन पायलट को बुलाया इसलिए गया था कि जो गुर्जर बाहुल्य जो इलाके हैं उसमें कुछ इफेक्ट डाल सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनके यहाँ आने का कोई असर पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट वेल नोन फिगर नहीं है आदिवासी क्षेत्रों के लिए। ये बात जरूर है, वो एक नेता है गुर्जर समाज के, लेकिन गुर्जर के सर्वमान्य नेता भी नहीं। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि उनके आने से थोड़ा बहुत यदि असर पड़ेगा, इसलिए उनको उस क्षेत्र में बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ गुर्जर मतदाता काफी अधिक संख्या में है। अब ये तो चुनाव में मालूम पड़ पाएगा कि कितना असर डाल पाए। दूसरा क्या है कि आप ये जो चुनाव है, तीनों उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये एक तरह से इसको, ये कोई बहुत बड़े चुनाव नहीं, एक तरह से लोकल चुनाव भी इनको कह सकते हैं। तो इतने बड़े नेता को लाने की कोई, मुझे लगता नहीं कितनी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ये तो अपने स्थानीय स्तर पर या अपने प्रदेश के लेवल के नेता ये इसको हैंडल करते तो भी ज्यादा अच्छा होता। जैसे बीजेपी में जो लोग काम कर रहे हैं, अकेले शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं, उनके साथ 2-3 मंत्री लगे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से उनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। तो इन चुनाव में वो नेता अफेक्ट करेंगे जिनका कि मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा है। और ये कोई, अब ऐसा यदि होता तो कांग्रेस कई सारे नेताओं को बुला के अपने इन चुनाव प्रचार करवाती, यदि केंद्र के नेताओं का इतना असर पड़ता तो बहुत ज्यादा असर डालेंगे, मुझे ऐसा संभावना कम नजर आती है। स्थानीय जो नेता है, प्रदेश के जो नेता है, वो पूरी दमखम के साथ ही इस मैदान में उतरते, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से तो उतरे ही है, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहता हूँ, ये सब मुद्दे अपनी जगह पे हैं। जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि हिंदू मुस्लिम पे रोक दिया, महंगाई पे बात होने लगी। मैं एक चीज और ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जब छोटे चुनाव होते हैं, जब कम चुनाव होते हैं, तो उसमें उस क्षेत्र को नजदीक से टटोलने का मौका दोनों ही दलों के पास ज्यादा होता है। तो जब आप उसकी नब्ज को टटोल लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि उन क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकता क्या है। तो दोनों दलों के लिए ये बहुत जरूरी है कि आवश्यकताओं का पता लगाकर उनका निदान किया जाए। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि कोठी से तो ये भी वो रोड नहीं तो वोट नहीं जैसी बातें भी सामने निकल कर आ रही थी इस चुनाव के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि विकास के मुद्दे कुछ छूट रहे हैं। नहीं, मैं अपना बता, मैं जोगट गया, वहाँ कई गाँव वहाँ पे ऐसे हैं, 4-5 गाँव कि वहाँ आज भी स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है। तो कम से कम इन बातों पे यदि ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। फिरोज जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी। फिरोज जी, जिस तरीके से कई सारे आरोप पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए गए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी ने भी कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए हैं। आज तो मंच से रोती हुई नजर भी आई हैं प्रतिमा बागरी और बेइज्जती करने का आरोप लगाया है। क्यों, हमने क्या बेइज्जती की उनकी? हमारी दोनों महिलाएं कैंडिडेट हैं, आमने सामने है। बेइज्जती तो भारतीय जनता पार्टी ने वंदना बागड़ी की जो उन्हीं के परिवार से हैं, जो बेचारी रोती रही और रोते रोते उन्होंने अपना फार्म वापस लिया। इतना दबाव प्रशासन ने और सब लोगों ने उनके ऊपर बनाया था। हमने तो कोई बेइज्जती नहीं की। बेइज्जती तो उनके मंत्री ने की, प्रतिमा बागड़ी की, जिन्होंने जिस तरीके की अभद्रता मंच पे की, और एक नहीं 2-2 फोटो ऐसे देखने को मिले। तो हम कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, और यदि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई उनकी बेइज्जती की है तो हम उनसे खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं चुनाव अपनी जगह है, वो हमारी बहन है प्रतिमा बागड़ी जी, चुनावी मुद्दे अपनी जगह है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी फिर वो ट्विस्ट देने पे आ गई कि किसी तरीके से भावनात्मक मुद्दे लाके वो चुनाव जीतने पे आ जाए। लेकिन जनता ने एक एक सवालों के जवाब अब भारतीय जनता पार्टी से ले लिए। वो प्रतिमा बागड़ी जी सब बात कहें, लेकिन ये बताएं कि रेगांव में 35 साल से भाजपा है,
आज तक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं है महिलाओं बेटी बहनों के लिए? क्यों वहां कोई अच्छा अस्पताल नहीं है? क्यों लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं है? इस बात का जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और 17 साल से उनकी सरकार है, स्कूल क्यों नहीं है? यही तो सवाल हम लोग पूछते आ रहे हैं। कमलनाथ जी ने एक ही जगह कैंपेन को रखा कि आप 17 साल का हिसाब दो जनता को, कि आप क्यों वोट मांगने आए हो लोगों के पास। तो इस बात के जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही नहीं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन में हम बहुत आगे निकले, और अब हमको उम्मीद है कि अगली कुछ दिन के हमको है ना जो हमको जो है अच्छे वोट मिलेंगे, और चारों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। चारों हमारे प्रत्याशी हमारी अपनी पार्टी के थे, कोई आयातित नहीं था। बरसों से जो लोगों ने पार्टी की सेवा की वो लोग कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सबने मजबूती से, सबने मिलजुल के चुनाव अभियान में भाग लिया, वो चुनाव को लड़ा है। अब हमारी आखिरी चुनौती है कि हम किसी भी तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी का वो रोक ले, और अपने वोटरों को हम बूथ तक ले जाके उनसे मतदान करा ले। बस तो हमारी जीत सुनिश्चित है। जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को जिताना है, कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करना है, 2023 में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये आपको 2 तारीख को देखने मिल जाएगा। गोविंद जी क्या कहेंगे इस पर, इन तमाम आरोपों पर? गोविंद जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? देखिए, जी। कांग्रेस जो कह रही है कि 17 साल में क्या किया, 15 साल में क्या किया, तो जनता उसके पहले आजादी 15 साल पहले नहीं मिली। आजादी मिली 47 में, तो उसके बाद लगातार कांग्रेस रही। 60 साल आपने क्या किया? जो आज भी कॉलेज के लिए, शौचालय के लिए लोगों को बोलना पड़ रहा है, ये भी जनता पूछती है। और बहुत मौका दे दिया, कितने टर्म इनको मौका मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए विकास के। सड़कें, बिजली, पानी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है, सामाजिक सरोकार की योजनाओं को चलाया है, और भी कई सारे ऐसे प्रकल्प किए हैं। क्योंकि ये विकास तो अनंत है, एक काम होगा, दूसरा होगा, तीसरा। तो जो काम हुए वो भारतीय जनता पार्टी की 17 साल की सरकार को, उसको हमारे नेता तो जनता से आंखें चार कर रहे हैं। यदि सरकार ने काम किए होते कांग्रेस की, तो दिग्विजय सिंह जी को ले जाते, सब उनको प्रमुख प्रचारक बना के घुमाते, फिर देखते आप क्या होता है। उनको क्यों छिपा के रखा है, अंदर कैद करके रखा है उनको क्यों नहीं निकलने देते हैं? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस समझती है कि आंख बंद करके बिल्ली दूध पी जाती, इस तरह से कोई नहीं देख रहा, हमने जो करा वो माफ, और आगे का सब हमको आ जाएगा। और ये जनता ने ये देखा है कि विकास किसके माध्यम से हो सकता है, तो जनता विकास की धारा के साथ चलेगी। भाई, हमारे क्षेत्र का विकास करना है, अच्छा जनप्रतिनिधि, अच्छा शासन चाहिए, तो जो सरकार है उसके साथ कदम ताल मिलाकर जनता चलेगी। जनता जानती है कि ये तात्कालिक भावनात्मक मुद्दे उखाड़ कर, और जिस ढंग से जनता का भावनात्मक शोषण, गरीबी हटाओ से लेकर हम सुनहरे कर की ओर बढ़ रहे हैं, और नए नए नारे दिए, समृद्ध भारत और औद्योगिकरण और हरित क्रांति, उसका क्या शुरुआत देश ने देखा है, उनके जहन में है। पुराने लोग भी बताते हैं, नए लोगों का अनुभव भी है। यूपीए की सरकार ने जिस ढंग से घोटाले किए, कांग्रेस की सरकार थी ना वो। आज कांग्रेस कहाँ है पूरे देश में? कांग्रेस के अवशेष जो हैं वो निकल के नई नई पार्टी बना ली, वो इनसे ज्यादा बड़े हो गए। मूल कांग्रेस कहाँ है? मूल कांग्रेस कितने राज्यों में सिमट कर रहेगी? ये सब जनता जानती है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए, प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए लगातार काम भी करें। यदि हमारे मुख्यमंत्री जी काम न करते तो न तो वो रात उठते, कहीं वो सभा करते और निकल जाते, टमाटर और पत्थर चलते उनकी सभाओं में। फूल बरस रहे हैं, लोगों का स्नेह लुटा रहे हैं, स्नेह बरस रहा है। मामा के रूप में जाने जाते हैं शिवराज जी, और शिवराज जी एक तरह से मध्य प्रदेश के अन्नदाता, भगवान, सब कुछ है। एक अंतिम प्रतिक्रिया योगीराज सर की चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अभी आपने भी कई चुनावी क्षेत्र के दौरे किए हैं, अभी आपने भी कहा कि जोबट में भी आपने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी जो वाकई विकास की मांग करती हैं। अगर हम बीजेपी कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस यहां पर 16 साल का हिसाब मांगते नजर आई, तो बीजेपी ने यहां पर योजनाओं को बंद करने का हवाला दिया। क्या लगता है सर, इस बार जनता समझ चुकी है कि किसे वोट देना है, सोच समझ कर ही वोट करेगी? जनता तो देखिए शुरू से बहुत समझदार है, वो सबका समय कारों को जानती है, और किसके साथ जाना है वो ये भी जानती है।
लेकिन इसके जनता के अलावा राजनीतिक दलों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो वो जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए राजनीतिक दलों को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। उनकी क्या जिम्मेदारी? उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है डेवलपमेंट की। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में उस क्षेत्र का विकास होना ही चाहिए। मुझे बड़ा मतलब, मैं चूंकि वहां गया तो मुझे लगा कि अभी जो आदिवासी अंचल की अपन बात करते हैं, जो शिक्षा पर इतना फोकस किया गया है, इसके बावजूद भी स्कूल नहीं है वहाँ। हॉस्पिटल्स पर इतना फोकस किया जा रहा है, फिर भी अस्पताल नहीं है। अस्पताल है तो वैसी सुविधाएं नहीं है, तो आखिर हम कब तक और इंतजार करेंगे? तो ये जो आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनका सॉल्यूशन हर हाल में होना चाहिए। ये राजनीतिक दलों की पहली जिम्मेदारी होती है। केवल जनता पे छोड़ देने के साथ जनता तो समझती और 2 तारीख को सब मालूम पड़ जाएगा और वो तो हमारे पक्ष में नतीजे आएंगे, ये इन सबसे बात नहीं थी। अपने को जमीनी हकीकत पर काम करना चाहिए। मैं तो दोनों राजनीतिक दलों से यही आग्रह करूंगा कि कोई भी आए, लेकिन ये जो मूलभूत आवश्यकता है, जो जनता सालों से दिन के लिए तरस रही है, उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना अब लाजमी हो गया है। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव के रंग आज देखने को मिले, तमाम तरह की चीजें भी सामने आई। अगर हम बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दोनों ने ही अपना दमखम लगाया। अब से चंद घंटों बाद ही चुनावी प्रचार यहाँ पर थम जाएगा और उसके बाद इंतजार किया जाएगा जनता की बारी की। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी से 16 साल का हिसाब मांगा और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी योजनाओं के बंद करने का यहाँ पर आरोप कांग्रेस पर लगाया। लेकिन अब साफ तौर पर चुनावी प्रचार रुक चुका है, लेकिन जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये जनता को ही देखना है, क्योंकि इंतजार अब जनता की बारी का नजर आएगा। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।